Dear student friend follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 030563194464. You can join us if you want to learn presses and composition, essay writing class, PPSC English lecturer and SS English, MA English classes, IELTS, TOEFL, even spoken English. Now, let's discuss about classical age, new classical age, and Alexander Pope. Alexander Pope belongs to New Classical Age. Classical Age, New Classical Age is just like imitation of the Classical Age. This age belongs to round about 6th century AD, so 8th century BC and 6th century AD. Roman, there was a King Augustus. King Augustus in the age of, in the period of King Augustus, there was a revival and there was a great work on, art, culture, poetry, and something like that. So in that age, culture flourished, painting, culture, or literature, poetry, like that. So people worked on this, and civilization even flourished in his age. So what happened? People like Alexander Pope and some of the other writers like Johnson, Alexander Pope, even you talk about Dryden, they all imitate style of these classical writer. Therefore, their age is known as न्यू क्लासिकल एज. तो इनकी एज को इसलिए क्या कहा जाता है? न्यू क्लासिकल एज. अलेक्जेंडर पॉप पैदा हुए हैं 1688 को और 1744 में इनकी डेथ हुई है. 1688 को पैदा हुए हैं और 1744 में इनकी डेथ हुई है. 18 सेंचुरी का पोएट है. कौन सी सेंचुरी का? 18 सेंचुरी का पोएट जाना जाता है. और अलेक्जेंडर पॉप ने ज्यादा वर्क किसमें किया? स्टायर में. क्या करते थे उस एज के जो पोएट थे? मोस्टली क्या करते थे? ह्यूमन के ऊपर स्टायर करते थे. और ह्यूमन में भी वो क्या करते थे? मैन, ऐसे ऑन मैन, ठीक है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, इस तरह वो एक दूसरे के ऊपर, एक तो यानी वो सेंटर ऑफ अटेंशन किसको बनाते थे? इंसान को. और उसमें भी वो लेते थे, फिर इनमें भी वो ह्यूमैनिटी में वो किसको लेते थे? एक स्ट्रेटा को. कौन सा स्ट्रेटा? अपर क्लास. यानी वो अपर क्लास को लेते और उनको ज्यादा स्टायर का निशाना बनाते, अपर क्लास को. सॉरी सर मैं एक कंफ्यूज हूँ इस बात पे कि आपने कहा था रिनेसेंस पीरियड में भी ह्यूमनिज्म को बहुत डिस्कस किया हुआ है, तो इन दोनों पीरियड्स में किया हुआ है? ह्यूमनिज्म और चीज़ है, ये और चीज़ है. ह्यूमनिज्म तो रेनेसांस एज के साथ चल रहा था. मतलब उस वक्त, उससे पहले उसकी एज थी, मजहब की एज थी, चर्च की एज थी. लेकिन अभी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हम इस वक्त किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्लासिकल एज की, न्यू क्लासिकल एज की. न्यू मीन नहीं, क्लासिकल एज जो यानी जो टाइम ग्रीको रोमन जो यानी एंशियंट राइटर्स थे, अगस्टन एज के राइटर थे, तकरीबन 6-8 BC से 6 यानी AD तक. इस एज के जो राइटर थे, इन एज के राइटर को क्या किया जा रहा था? कॉपी किया जा रहा था. उनके रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर लिखा जा रहा था. ये लोग क्या करते थे? किसी इंसान को, मतलब किसी को लेते और उसके ऊपर स्टायर करते थे. वो तो क्या करते थे ना, उनकी वैल्यूज बताते थे, उनकी गुडनेस बताते थे, उनकी ग्रेटनेस बताते थे, उनकी पोटेंशियल बताते थे, ओवरऑल ह्यूमैनिटी की. ये किसी खास शख्स, पर्सनैलिटी को लेते, उसके ऊपर स्टायर कर देते. ज्यादा इनकी सेंटर ऑफ अटेंशन क्या होता? इंसान के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको देखते और उसको स्टायर करते. मतलब इन्होंने एक अपर क्लास को लिया, और अपर क्लास में ब्लिंडा है, जैसे रेप ऑफ द लॉक हमने देखी.
अब ब्लिंडा एक अपर क्लास से रिलेटेड एक लेडी है, उसकी देखें आप, उसके बारे में उस वो मतलब उसकी लाइफ क्या है, उसकी फ्रेंडशिप किस किस से है, उसके फ्रेंड्स, उसका एरिया, उसका स्टाइल, ठीक है, उसका मतलब पार्टीज, उसकी जहाँ जहाँ जिन जिन पार्टीज में वो जाती है, जिन बॉयज फ्रेंड के साथ उसके बॉयफ्रेंड्स। अब हर किसी को, बॉयफ्रेंड तक, हर चीज को वो क्या करते हैं, स्टार कर रहा है। करते इंसानों को ये स्टार मतलब लिखते ये ह्यूमन के ऊपर ही थे, इंसानों के ऊपर ही थे। इंसानों में भी क्या करते थे, उनकी फॉलीज बताते, उनके ड्रॉबैक्स बताते और उनके ऊपर क्या करते, स्टार करते। इस एज में 18 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी में क्या चल रहा था, दे वर दैट इज द एज ऑफ स्टार। इट इज नोन एज द एज ऑफ स्टार। इसको कहा जाता है एज ऑफ स्टार। सर एक मिनट, ओल्ड क्लासिकल एज रिलीजन एज थी, रिनेसेंस एज जो है वो ह्यूमनिज्म की एज थी, और फिर न्यू क्लासिकल एज आई और उसमें दोबारा से जो ह्यूमंस के ऊपर से टायर किया गया। समझ नहीं आई, दोबारा बताइएगा क्या पूछा आपने। आपने कल बताया था कि जो ओल्ड क्लासिकल एज थी वो रिलीजन के ऊपर थी, ओल्ड क्लासिक और मतलब आप रिनेसेंस। मेरी बात सुने, क्लासिकल एज, ये जो एज है ना, ये एज रोमन ग्रीक्स की एज तो मजहब की एज नहीं मैंने कहा। मैंने कब कहा कि रोमन ग्रीक्स की एज जो है मजहब की एज थी? कल मैंने कहा था कुछ, लेकिन वो सर मुझे ये समझ आई थी कि वो शायद रिलीजियस पीपल थे बहुत। नो, वो रिलीजियस पीपल तो नहीं थे। उनको तो ये समझते हैं कि उनका कोई मजहब ही नहीं था उनके पास, तो वो मतलब इस तरह के रिलीजियस पीपल तो नहीं थे। अब मेडिवल एज जो है ना, ये क्रिश्चियनिटी तो बाद में आई है। मैंने आपको बताया था कि क्रिश्चियनिटी इस तरह से वजूद में आई है। ये तो हजरत इस अब अरिस्टोटल, प्लेटो और ये सारे जो राइटर हैं क्लासिकल, मतलब स्पेशली जो रोमन ग्रीक्स के राइटर हैं, ये मोस्टली आपको मिलेंगे ये बिफोर क्राइस्ट की एज के राइटर हैं। आप अगर देखें अरिस्टोटल को, तो अरिस्टोटल हजरत ईसा से 500 साल पहले का है। और सोक्रेटिस को देखें, प्लेटो को देखें, ठीक है, दे आर 500 बैक। तो हजरत ईसा से भी 500 पीछे उनकी एज है अगर देखा जाए। तो क्रिश्चियनिटी आई, क्राइस्ट यहाँ पे रहे, क्राइस्ट जब यहाँ से चले गए उसके बाद क्रिश्चियनिटी का वजूद तो यहाँ पे आ गया, मतलब लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन रोमन जो थे वो इनको नहीं मानते थे। रोमन इनके ऊपर हमला करते थे, हमले करते और क्रिश्चियनिटी का खून बहाते, लोगों को मारते, कत्लो गारत होती और अच्छी खासी कत्लो गारत हुई। फिर उसके बाद इनका एक, जहाँ पे ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था, जिसको बाद में टर्क्स ने इनको मतलब यहाँ से क्रिश्चियनिटी का सफाया किया। अब ये कॉन्स्टेंटिनोपल का एक जो मतलब किंग था, ये रोमन था, मतलब रोमन ग्रीक में से था। ये ना ईमान ले आया क्रिश्चियनिटी पे। जब ये मान ले आया तो उसने फिर पूरे यूरोप में फैलाई है क्रिश्चियनिटी, ठीक है, क्रिश्चियनिटी। फिर उसके बाद मिडिवल एज आई है, ठीक है, फिर एंग्लो सैक्सन एज आई है। पहले रोमन मतलब हुकूमत करते रहे, रोमन के बाद एंग्लो सैक्सन जूट जर्मेनिक्स आए, जर्मेनिक्स को रिप्लेस किया किन्होंने, उन्होंने नॉर्मन्स ने। नॉर्मन कौन थे? फ्रेंच थे। उन्होंने आगे यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज लेकर आए। फ्रेंच नॉर्मन्स के बाद फिर मेडिवल एज आई है। मेडिवल एज कब आई है? नॉर्मन एज के बाद, एंग्लो नॉर्मन एज के बाद। नॉर्मन एज के बाद की जो एज है वो कौन सी है? मेडिवल एज। वो मजहब की एज थी ये वाली, मेडिवल एज। इसके बाद क्या आएगी? रेनेसेंस एज आएगी, ठीक है। रेनेसेंस एज के बाद अगर आप रेनेसेंस एज में जब आप पहुंच जाते हैं, तो रेनेसेंस एज में उस वक्त इंग्लैंड के ऊपर जो हुकूमत कर रहा था उसका नाम था हेनरी एट। कौन था? हेनरी एट। अब ये जो हेनरी एट है, इसकी कोई औलाद नहीं थी, इसका बेटा नहीं था, लेजिटिमेट कोई सन नहीं था। अब इसे चाहिए था बेटा। इसने रोमन, क्योंकि सारा चर्च कंट्रोल करता था, इटली में बैठा था, रोम में जो चर्च बैठा हुआ था ना, रोमन कैथोलिक चर्च, वहां से इजाजत लेनी पड़ती थी, मतलब इनका मेन चर्च वो था।
तो ये इससे इजाजत मांगता है, कहता है कि मुझे इजाजत दो, मैं नई शादी कर लूं ताकि मेरा कोई बेटा पैदा हो और मेरा वारिस बन जाए। इसकी बेटी थी ये जो मलका एलिजाबेथ का आपने नाम सुना होगा। एलिजाबेथ इसकी बेटी थी। ठीक है, एक बेटी, यानी बेटी थी, बेटा नहीं था, इसे बेटा चाहिए था। अब ये क्या करता है, शादी करता है, वो पहली बीवी को मार देता है, फिर दूसरी कर लेता है, उसको मार दे। अब यही तरीकाकार था, ये चर्च तो उसको इजाजत नहीं देता था। अब इसने फिर एक शादी नहीं करनी थी शादी, तो ये जब इससे इजाजत लेता है तो वो कहते तुम बड़े जालिम हो, हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। ये जब इससे इजाजत मांगता है, ये इजाजत नहीं देता पोप, तो ये क्या करता है, कहता है कि हम अपना चर्च ही अलहदा बना लेते हैं। ये काट देता है इनसे लिंक, ये अपना चर्च अलहदा बना लेते हैं, प्रोटेस्टेंट। उसके बाद आपने सुना होगा कि ये फिरका आ गया, इधर रोमन कैथोलिक रह गए फिर, और इधर प्रोटेस्टेंट। तो इसीलिए फिर प्रोटेस्टेंट और ये दोनों भी आपस में लड़ते रहते थे। जो दो फिरके बन गए, एक सेक्ट ये बन गया रोमन कैथोलिक, और एक क्या बन गया, प्रोटेस्टेंट। अब आप मुझसे पूछे, क्या पूछ रही थी, इतनी समझ आई? सर हाँ जी, अब बहुत क्लियर हो गया। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, मेडिवल एज को क्लासिकल एज में ले गई थी। मेडिवल एज क्लासिकल एज नहीं है। क्लासिकल एज तो वही है जो उनकी एज थी, जो रोमन ग्रीक्स ने बनाई थी अपनी एज, जिसमें उन्होंने वर्क किया। क्लासिक का मतलब क्या होता है कि कोई स्टैंडर्ड बनाना, बस जी ये स्टैंडर्ड है, इसके मुताबिक आपने चलना है। उन्होंने कुछ रूल्स वजह किए थे, यू हैव टू फॉलो दीज रूल इफ यू वांट टू राइट पोएट्री, हीरोइक कॉपलेट, बैलेड। ठीक है, अगर आपने कोई पोएम लिखनी है तो ओड, उसका एक अपना स्टाइल होगा। इफ यू वांट टू राइट लाइक बर्लेस्क, यू हैव टू राइट इन दिस direction. If you want to write style, you have to write this direction. If you want to write epic, you have to write like this. If you have to write blank verse, you have to follow this one. If you want to write a heroic couplet, you have to make rhymed iambic pentameter. तो आपने क्या बनाना है, अगर आपने हीरोइक कॉपलेट में लिखना है तो दोनों क्या, एक तो iambic pentameter और दोनों राइम्ड होंगे। राइम्ड कैसे बनेगा, यानी हीरोइक कॉपलेट का मतलब क्या होता है, कॉपलेट मीन टू, दो लाइन। हीरोइक कॉपलेट कैसे बनेगा, वो तब बनेगा जब दोनों लाइन हो, दो लाइन हो और दोनों आपस में राइम्ड भी हो। Their pretty eyes roll, charms strike the sight, merit win the soul. Roll और their pretty eye rolls, charms strike the sight, merit win the soul. दोनों राइम्ड हैं, दोनों की जो एंड साउंड है सेम है। जब किसी की लाइन की, दो लाइन की एंड, जो एंड वर्ड होते हैं वो दोनों आपस में क्या करें, राइम्ड हों, उनकी साउंड सेम आ जाए तो वो होता है राइम्ड। क्या होता है, राइम। दोनों की साउंड जो है दोनों की सेम आ रही, तो ये हीरोइक कॉपलेट है। इसमें वो उसको बांध बांध के लिखते और क्लासिकल रूल रेगुलेशन को पोएट्री के अंदर फॉलो करते, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई और वर्क हो। इन सारे कामों में जितने भी आर्टिस्टिक वर्क थे, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे वो कोई आर्टिस्टिक और वर्क हो या कोई दूसरे वर्क, उन सब में क्या किया जा रहा था इस एज के अंदर, 18 सेंचुरी के अंदर, उन अगस्टस एज के जो राइटर्स थे उनको फॉलो किया जा रहा था। इसीलिए इसे कहा जाता है न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश। तो इसे क्या कहा जाता है, न्यू क्लासिकल एज। मेरे ख्याल में अब इतना तो क्लियर हो गया होगा कि क्लासिकल एज और न्यू क्लासिकल एज में क्या फर्क है। ठीक है, क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज, दोनों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गए। लेट्स नो टॉक अबाउट द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। इस एज को 18 सेंचुरी को डोमिनेट किया है किसने, अलेक्जेंडर पोप ने। इसमें तीन बड़े राइटर थे, बात याद रखिएगा। कौन कौन से बड़े राइटर थे, सबसे पहला राइटर जिसको पोप भी आइडलाइज करता है, जिसको जॉनसन भी लाइक करता है, ये तीन बड़े मेन पोएट थे। पहला था ड्राइडन, ड्राइडन के बाद पोप, और तीसरा डॉक्टर जॉनसन। ये तीन मेन पोएट थे जी इस एज के।
इन तीनों को मैंने बड़ा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अब इन तीनों की कोई वीडियो देखना चाहें तो इनका नाम लिख के मेरा नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल, यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग अबाउट डॉक्टर जॉनसन, राइट डॉक्टर जॉनसन, ठीक है, सर राना, you can watch detailed lecture. Definition of new classical age. What is new classical age? अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया, मुझे बताइएगा क्या लगता है आपको क्लासिकल एज क्या है? थोड़ा सा आपको अलेक्जेंडर पोप की लाइफ के बारे में बताता हूँ। अलेक्जेंडर पोप का जो वालिद था वो था प्योरिटन। क्या था? प्योरिटन। उसको किसी ने तबलीग की तो वो क्या बन गया? रोमन कैथोलिक। असल मजहब तो उसने उसे बताया किसी ने, यार वो रोमन कैथोलिक है। तो इसका फादर क्या बन गया? रोमन कैथोलिक, चर्च से रिलेटेड हो गया। तो इसका फादर जो है, अलेक्जेंडर पोप का जो फादर है वो एक प्रीस्ट था। क्या था? प्रीस्ट था। वो प्रीस्ट था तो इससे बहुत सारी उसकी अपनी लाइब्रेरी थी, वो मजहब की किताबें पढ़ता था। तो ये भी मजहब से काफी रिलेटेड था, इसने काफी मजहब को स्टडी किया। चूंकि ये रोमन कैथोलिक था तो वहां पे इंग्लैंड में ज्यादा कौन थे? कौन थे? प्रोटेस्टेंट। कौन थे? प्रोटेस्टेंट। और ये जहां पे जाता, एक तो इसको हंच बैक का प्रॉब्लम था, मतलब ये कुबड़ा था। एक इसकी हाइट जो है वो राउंड अबाउट 4 फीट थी, और ये बड़ा ऐसे कुबड़ा सा था। अपने जिस्म को छुपाने के लिए वो डिफरेंट किस्म के ड्रेस पहनता था कि वो जो हंच बैक का प्रॉब्लम है, ऐसे हेडिक रहती, हंच बैक का, अस्थमा का ये मरीज था। तो बहुत सारे सिर्फ इशू थे, हेल्थ इशू थे। लेकिन इसके साथ साथ ये जहां जाता इसको लोग मजाक बनाते, क्योंकि इसका सेक्ट जो था वो उनके लोगों के मुताबिक नहीं था। वो मोस्टली क्या थे? प्योरिटन थे, प्रोटेस्टेंट थे। ये एक रोमन कैथोलिक था। वो इसको मजाक करते और इसको कहीं भी जीने ना देते। स्कूल भी ये नहीं पढ़ सका। इब्तदाई तालीम जो है इसने घर में अपने प्रीस्ट चर्च से हासिल की, और चर्च से और अपने वालिद की किताबें पढ़ता रहा, लैटिन ग्रीक्स को स्टडी करता रहा। इसकी एक आंट थी, वो पढ़ी लिखी थी, वो उससे ये पढ़ता रहा है। उसके बाद एक चर्च का प्रीस्ट जो है उसने भी इसको थोड़ा बहुत टीच किया है, मतलब इसने चर्च से कुछ तालीम हासिल की। तो आपने देखा होगा कि ये बातें भी फिर क्या करता है? लेडीज के खिलाफ करता है, ज्यादा मजहबी बंदा है। तकरीबन 1700 में इसकी फैमिली जो है वो विंडसर फॉरेस्ट एक इलाका है वहां चली जाती है। कौन सा इलाका है? विंडसर फॉरेस्ट इंग्लैंड में इलाका है, वहां पे जाके शिफ्ट हो जाती है 1700 में। पैदा कब हुआ है ये? 1688 में। तो 1700 में कहाँ आ गया? विंडसर फॉरेस्ट में। वहां पे ये बीमार रहा, सफर्ड फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस, एस्थमा, हंचबैक, हेडेक, इस तरह के इसको इशू, सर दर्द रहना इसका। आप देख रहे हैं इसकी हेल्थ भी। इतना खूबसूरत भी नहीं था, लड़कियां इसको वैसे ही मुंह नहीं लगाती थी। इसको कहा जाता था, यानी लड़कियां इसको मजाक करती, लोग इसको मजाक करते, इसे कहते हैं हंच बैक्ड, हंच बैक टोड। टोड का मतलब क्या होता है? मेंढक। ठीक है, ये इसको अक्सर बुलाया जाता, कॉल्ड हंच बैक टोड। लंदन जाने के बाद इसने क्या किया? इसने पहला अपना एक ऐसे पब्लिश किया। आपको पता है कि ऐसे कितनी किस्म के होते हैं? एक होते हैं नैरेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ठीक है, और उसके बाद करैक्टर ऐसे। ये देख लें, नैरेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, करैक्टर ऐसे, और ह्यूमरस ऐसे, ह्यूमरस फॉलीज वगैरह जिसमें बताई जाती हैं। तो रिफ्लेक्टिव ऐसे। तो ये ऐसे कौन से लिख रहा है? लोगों के ऊपर लिख रहा था मोस्टली। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसने पहला ऐसे क्या लिखा? ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म इसने लिखा जब ये लंदन आया, 17 ये लंदन जब ये पहुंचा। सो आफ्टर मूविंग टू लंदन ही हैज रिटन फर्स्ट ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। उसके बाद 17 वो इसका काफी कामयाब हुआ, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में इसने काफी कामयाबी से हुई। तो इसके बाद इसने लिखा, ये लिखता है, इसका दोस्त होता है एक जॉन कैरल। ये नाम याद कर लें, जॉन कैरल।
ये जॉन कैरल जो है ये फैमिली फ्रेंड है किसका? एक तो ये फ्रेंड है अलेक्जेंडर पोप का, और दूसरा ये दोस्त है उस फैमिली का जिसकी लड़ाई होती है, अरबेला फर्मर का। अरबेला फर्मर एक अरिस्टोक्रेटिक लेडी है, और उसकी लड़ाई हो जाती है किसके साथ? एक ड्यूक के साथ, एक नवाब के साथ, जो उसकी लट काट देता है बालों की। उसकी लॉर्ड पीटर के साथ लड़ाई हो जाती है। लॉर्ड पीटर क्या है? ये भी एक अरिस्टोक्रेटिक है और ये भी अरिस्टोक्रेटिक, यानी ये दोनों नवाब टाइप फैमिली है। अब इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। ये क्या करता है? सीजर लेता है, इसकी लट काट देता है बालों की, ऐसे काट देता है, और इससे लड़ाई होती है और बहुत दोनों फैमिली लड़ती है। अलेक्जेंडर पोप को जॉन कैरल कहता है कि यार तुम इसके ऊपर कोई ऐसा लिखो, पीस ऑफ आर्ट लिख दो कि दोनों की सुलह हो जाए, यानी दोनों फैमिली जो आपस में लड़ मर रहे हैं ये दोनों की सुलह हो जाए। कोई इस तरह की कहता है कि दोनों के दरमियान लिख दो। तो अब ये करता है कि ये क्या करता है, 1712 में 2 कैंटो लिखता है, और उसको कोई नाम नहीं देता, मतलब अनऑफिशियली उसको लिख देता है, उसको कोई नाम नहीं देता, लेकिन वो लोग उसको इतना पढ़ते हैं कि बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती है। तो फिर ये मुतासर होके 1714 में 3 और कैंटो लिख देता है, यानी 5 लिख देता है। मतलब पहले इसने 2 कैंटो लिखे, फिर उसने 3 कैंटो लिखे। पहले 1712 में 2 लिखे और 1714 में 2 लिखे, और बड़े कामयाब हुए। तो क्या, टू मिटिगेट द फाइटिंग बिटवीन द टू फैमिलीज, ताकि उसको मिटिगेट किया जा सके, कम किया जा सके, उनकी फाइटिंग कम हो। अब लॉर्ड पीटर का जो किरदार है वो लॉर्ड बैरन अदा कर रहा है, और अरबेला फर्मर का किरदार कौन अदा कर रही है इस पोएम के अंदर? ब्लिंडा। ब्लिंडा कौन सी लेडी है? ब्लिंडा एक अरिस्टोक्रेटिक लेडी है, ठीक है। और इसके अंदर उसने सुपर नेचुरल मशीनरी का जिक्र किया है। सुपर नेचुरल मशीनरी, सुपर नेचुरल मशीनरी कौन है? यही जो फेरीज हैं, स्पिरिट्स हैं, और इन स्पिरिट्स के जो डिफरेंट टास्क हैं वो आपको इसमें बताएगा। रूसी क्रूशियन एक फिलासफी है, उसका इसने जिक्र किया है, और रूसी क्रूशियन फिलासफी से रिलेटेड जो है कुछ स्पिरिट्स जो हैं उसने इसके अंदर डाली हैं। इसके बाद इसका जो वर्क है ये ज्यादा किसमें लिखता है? ये लिखता है ज्यादातर हीरोइक कॉपलेट में। कोशिश करता है कि ये इस रूल को फॉलो करे। मतलब अगर इमोशन, पैशन, फीलिंग इसके अंदर रहे ना रहे, इसके पीस ऑफ टेक्स्ट के अंदर इमोशन ना हो, पैशन ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फीलिंग ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूल जो है वो जो रोमन ग्रीक्स के जो पुराने रूल्स हैं उनको फॉलो जरूर करेगा, क्लासिकल रूल को। तो ये क्या है? क्लासिकल एज का पोएट है, इसे कहा जाता है क्लासिकल एज का पोएट। इसके बाद जो एज आएगी वो आएगी रोमांटिक एज। इसके बाद क्या एज आएगी? रोमांटिक एज। वो पैशन, फीलिंग, इमोशन की एज है। उसमें वर्ड्सवर्थ आएगा, उसमें उसमें आएगा हमारे पास बैरन आएगा, उसमें वर्ड्सवर्थ आएगा, जॉन कीट्स आएगा, उसमें विलियम ब्लेक आएगा, उसमें मतलब वो सारे, उस पे भी शेली आएगा, सैमुअल टेलर कॉलरेज आएगा। तो वो पोएट्स जो हैं वो रोमांटिक पोएट्स पोएट्स हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर पॉप के कुछ फीमेल से भी ताल्लुक रहे हैं। अलेक्जेंडर पॉप की एक फ्रेंड थी मार्था। तो पॉप की जब डेथ होती है, पॉप की सारी प्रॉपर्टी जो है वो किसको मिलती है? वो मार्था को मिलती है, जो उसकी फ्रेंड होती है, ठीक है। तो मार्था वाज अ फ्रेंड ऑफ अलेक्जेंडर पॉप, एंड व्हेन अलेक्जेंडर पॉप डाइड, ऑल प्रॉपर्टी वाज हैंडेड ओवर टू दिस। अलेक्जेंडर पॉप ने ये, उस वक्त जब अलेक्जेंडर पॉप मौजूद था उस वक्त क्वीन एन जो है वो हुकूमत कर रही थी। क्वीन एन, ये थी क्वीन इंग्लैंड की। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ न्यू क्लासिकल एज।
18th century in English literature has been called the new classical age, Augustan age and age of reason. अब देखें, अब उसमें दो, उसने क्या चीज, उसे अगस्टन एज भी कहा जाता है। अब आपको अगस्टन का अगर ना पता हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगस्टन एज भी इसको कहा जाता है, ठीक है, एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, ठीक है, और न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है। ये सारे नाम इसके हैं। इनलाइटनमेंट की एज भी कहा जाता है। उस वक्त ज़्यादा साइंटिस्ट मौजूद थे, ऑब्जेक्टिविटी पे बात हो रही थी, रैशनल और लॉजिक पे वर्क हो रहा था, रीजन के ऊपर वर्क हो रहा था। लोग इनलाइटेंड हो गए थे, यानी मज़हब से लोग बाहर आके किस में आ गए थे, मज़हब और जो लोग डोमिनेट किए हुए थे, प्योरिटन्स वगैरह इस तरह के, इनसे निकल के लोग क्या आ गए थे, इनलाइटेंड हो गए थे। दे आर नो मोर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्योरिटन्स। अब प्योरिटन से बाहर निकल आए थे लोग, एनलाइटनमेंट की तरफ आ गए थे, रीजन की तरफ आ गए थे, ऑब्जेक्टिविटी की तरफ आ गए थे, लोग क्वेश्चन करने लग गए थे, समझदार हो गए थे। दूसरे लफ्ज़ों इसको कहा जाता है एनलाइटनमेंट की एज, रीजन की एज। साइंसदान भी काफी थे इस एज में। द टर्म अगस्टन एज कम फ्रॉम द सेल्फ कॉन्शियस इमिटेशंस ऑफ द ओरिजिनल अगस्टन राइटर्स विर्जिल एंड हॉरेस बाय मेनी ऑफ द राइटर ऑफ द पीरियड। अब सबसे ज्यादा किसको कॉपी किया जा रहा था, विर्जिल को और हॉरेस को। हॉरेस और विर्जिल जो है ये टॉप के इस वक्त लीडर थे, इनको फॉलो करते थे। हॉरेस और विर्जिल ये दोनों रोमन हैं। इनके ऊपर अगर आपने लेक्चर सुनने हैं तो वो भी आप सुन सकते हैं मेरे। न्यू क्लासिकल एज वाज अ पीरियड आफ्टर द orations, past orations era of the death of the Alexander Pope. ये जैसे इसकी डेथ होती है तो उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद ये एज भी खत्म हो जाती है। अलेक्जेंडर पोप की डेथ के बाद कौन सी एज स्टार्ट हो जाती है फिर, यानी रोमांटिक एज। इसके बाद जो एज आएगी वो क्या है, रोमांटिक एज है। वो एक अलहदा से रोमांटिक एज, एक अलहदा से वो सारी पैशन फीलिंग इमोशंस के बारे में। Dryden's in the poetry of Jonathan Swift in poetry and the Jonathan Swift and the Joseph Addison's in prose. ड्राइडन किस में था, पोएट्री में नाम था ड्राइडन का इस एज में। जोनाथन स्विफ्ट का नाम किस में था, एंड जोसेफ एडिसन का नाम किस में था, प्रोज में। अगर आपने गलीवर ट्रैवल पढ़ा हो, किसने पढ़ा है, उसमें एक राइटर है जी सर मैंने पढ़ा हुआ है। जोनाथन स्विफ्ट उसमें एक राइटर है। जोनाथन स्विफ्ट जो है वो इसका दोस्त था और इसी का कॉन्टेम्पररी, इसी एज का है। वो देखो कैसे बिटर स्टार करता है। उसके जो 4 वॉयज हैं, ठीक है, पहला जो लिली पुशन का उसका जो पहला उसका विजिट है, उसके बाद वो जाता है उसमें ब्रॉबडिंग नैग में, फिर लपूटा में, फिर हॉनम्स आइलैंड में। अब ये चारों जो उसके ट्रैवल हैं वो कितना बिटर स्टायर होता जाता है, स्लोली स्लोली गेटिंग बिटर दैट ही डज नॉट वांट टू स्टे विद द ह्यूमन बीइंग बिकॉज ह्यूमन बीइंग he feels special kind of smell from the yahoos. He says that yahoo are not good, they are a strange kind of species. They are very lusty, they are raping females, and even honums they are saying that our female are not safe from these lusty peoples. We are going to think a method to remove them from our state because they are great danger for our female. They are very lusty people, they are very sexual, they are very lusty, they are wandering nude, नंगे फिरते हैं याहूस, फीमेल्स का रेप करते हैं, और जो वो घोड़ों की फीमेल है वो भी उनसे महफूज नहीं है। वो कहता है कितने अनरीजनेबल लोग हैं, रैशनल नहीं है ये लोग, लेकिन घोड़े जो हैं वो बड़े रैशनल हैं अकॉर्डिंग टू द जोनाथन स्विफ्ट। क्या है, बिटर स्टायर है ह्यूमन बीइंग के ऊपर, बिटर स्टायर करता है। तो ये एज ही क्या है, स्टायर की एज है, 18th सेंचुरी। In new classical period ended in 1798 or when Wordsworth published romantic lyrical ballad. अब
1798 में दो फ्रेंड आपस में मिलते हैं, रोमांटिक पोएट्स। एक का नाम होता है कॉलरिज, एक का नाम है वर्ड्सवर्थ। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ये लिरिकल बैलड एक लिखते हैं, ठीक है। और इससे स्टार्ट हो जाता है क्या, रोमांटिक एज। रोमांटिक एज पे अगर कोई हमारा नेक्स्ट आप मुझसे पढ़ेंगी पार्ट 2 में, तो फिर आपको बताएंगे कि रोमांटिक एज क्या होती है। अलेक्जेंडर पोप 1688 में पैदा हुए हैं और इसके मेन वर्क हैं रेप ऑफ द लॉक, जो इसने एक 1712 में लिखा है, और दूसरा यानी दो उसके पार्ट्स लिखे थे, 2 कैंटो, ये याद रखिएगा। और 1714 में उसने 2-3 कैंटो फिर लिखे हैं। टोटल कितने बने, 5 कैंटो हैं। एक इसका ये वर्क है 1712 से 1714, दोनों में इसने लिखे हैं रेस्पेक्टिवली। उसके बाद एन एसे ऑन द मैन 1733 में, जब ये मैंने आपको बताया कि वो ये शिफ्ट हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। अलेक्जेंडर पोप ही डाइड एट द एज ऑफ 56, और इसकी प्रॉपर्टी जो है मार्था, जो इसकी फीमेल थी, उसको दे दी जाती है। और 1344 में एट ट्विकनहाम एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे ज्यादातर कौन रहते थे, रिस्टोक्रेटिक लोग रहते थे। उस वक्त कहते हैं कि जो उस वक्त की क्वीन एंड थी, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था लिटरेचर में, और वो इनको मतलब पैसे वगैरह भी नहीं देती थी पोइट्स को। तो ये इतना प्रोमिनेंट हुआ उसके बावजूद, यानी ये डोमिनेट करता है पूरी सेंचुरी को, इतना प्रोमिनेंट पोएट था उस वक्त का। स्टायर की एज थी तो ये उसका मास्टर था। तो इसका वर्क इतना मशहूर हुआ, इसने इतना पैसा कमाया कि सबसे महंगी जो प्लेस थी ट्विकनहैम, उसमें इसने वेला खरीदा। तो प्लेस खरीदी बहुत बड़ी, वहां पे उसने बनाई जगह, एक बिल्डिंग, और वहां पे लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा इसको विजिट करने आते। No, today I would like to talk about rape of Locke as a style. Rape of Locke as a style. Discuss rape of Locke as a document of style. As a document of style. क्या मानती हैं आप कि ये एक स्टायर है? एक लेडी है, उसका नाम है ब्लिंडा। एक लेडी है, उसका नाम है ब्लिंडा, और वो सुबह सवेरे उठती है और जैसे ही, सर थोड़ी सी समरी बता दें अगर उसकी। यस, एक लेडी है, उसका नाम है ब्लिंडा, और वो सुबह सवेरे उठती है और वो आगाज करती है। उसके सुबह उठने से पहले उसके मतलब उसका डॉग जो है उसको बताता है, उसको उसके पाँव को लिक करता है। उसके बाद वो देखती है कि उसे एक हलुसिनेशन होती है उसके माइंड में, ऐसे कि जैसे कोई स्पिरिट आती है और उसे बताती है कि समथिंग गुड बैड इज गोना हैपन। एरियल स्पिरिट है जो हमेशा उसको गार्ड करती रहती है, ये एक स्पिरिट है। यानी मुख्तलिफ स्पिरिट्स जो हैं उसको गार्ड करती हैं, ठीक है। उन स्पिरिट में एक एरियल है जो उसकी हिफाजत के लिए हमेशा के लिए जो है वो डेडिकेटेड है। अब वो उसे आके एक मैसेज देती है कि समथिंग रॉन्ग गोना हैपन, बट आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द मेन, since male are very dangerous, they can seduce you, they can do something wrong with you, so be aware from the men. इंसानों से दूर रहना, बच के रहना, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई खतरा है तुम्हें, तो बी वेरी केयरफुल। वो इतना सा मैसेज दे के वो कहती है कि तुम केयरफुल रहना, आज कुछ हो सकता है, मुझे ये नहीं पता क्या हो जाएगा, कुछ होने वाला है। यानी हो, she damn care of all these things. She gets up and she went to her toilet and she spent hour over there. वो अच्छा खासा टाइम लगाती है अपने टॉयलेट में। वहाँ पे वो मतलब उसने सारा ड्रेसिंग चीज़ें रखी हुई हैं, और वहाँ पे उसके बाद उसके टेबल को बताया जाता है कि उसके टेबल पे हर चीज़ पड़ी हुई है। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर वहाँ पे बिलेडोप पड़े हुए हैं। बिलेडो का मतलब होता है लव लेटर, जो मुख्तलिफ जो लवर हैं उसको लव लेटर लिखते हैं। उस लेडी को लवर्स के लेटर पड़े हुए हैं उसके ड्रेसिंग टेबल पे। सारी दुनिया के जो सेंट हैं जो उसके पास पड़े हुए हैं, सऊदी अरेबिया के जो बड़े बड़े सेंट हैं,
खुशबू जो है वो उसके पास पड़ी हुई है, और अपनी ब्यूटी को ज्यादा से ज्यादा चार्मिंग बनाने के लिए कॉस्मेटिक चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है, बिखरी हुई हैं, और वहां साथ ही उसके बाइबल भी पड़ी हुई है। यहाँ पे वो स्टायर करता है कि बाइबल में और ये सारी चीजों में कोई फर्क नहीं है उस लेडी के नजदीक, उसने इसलिए सारों को पास ही रखा हुआ है। ठीक है, वो तैयारी करती है। तैयारी करने के बाद वो एक बैठ के जाती है एक बोट के ऊपर, और वहां पे स्पिरिट्स जो हैं, अलेक्जेंडर पॉप बताता है कि हर जगह से उन स्पिरिट ने उसको घेरा हुआ है। और उसके बाद वो लेडी एक हैम्पटन कोर्ट, एक प्लेस है, वहां पे जाती है। हैम्पटन कोर्ट में अक्सर जो है ऑफिशियल मैटर जो है वो डिसाइड होते थे, लेकिन आजकल वहां पे क्या लोग चाय पीते हैं और लवर आपस में आते हैं, ओगलिंग करते हैं, एक दूसरे को आंखों से देखते हैं, एंजॉय करते हैं और इस तरह के। अब वहां पे ये अल्टीमेटली जब पहुंचते हैं तो सारी स्पिरिट्स भी इसके साथ हैं। उन स्पिरिट्स में बहुत सारी स्पिरिट्स हैं जो इसको उसमें नॉम है, उसमें उसके अलावा एक गॉडेस ऑफ स्प्लीन है। तो इस तरह बहुत सारी स्पिरिट्स जो हैं इसकी देखभाल करती हैं, इसको प्रोटेक्ट करती हैं, इसकी चेस्टी को, इसकी वर्जिनिटी को, औरत को बचाती हैं। और फिर वहां पे वो स्टायर करता है औरत के ऊपर कि सारी रात औरत जो है वो किसी के साथ नाचे, डांस करे, डांस करने के बाद शराब पिए, और फिर उसी के साथ ही सो जाए। तो सुबह अगर सुबह बिल्कुल पाक है, साफ है, वो बड़ी चेस्टफुल है। वो इसलिए चेस्टफुल है क्योंकि ये स्पिरिट जो है उसकी हिफाजत करती हैं, कि वो लवर को रोक लेती हैं कि लवर कुछ नहीं कर सकता। मतलब उस सोसाइटी में आप छुप छुपा के जो मर्जी करते रहें, कोई परवाह नहीं है। 18 सेंचुरी में ये था। 18 सेंचुरी में वो बताता है कि एक चाइना बेसन का टूट जाना और किसी की वर्जिनिटी लॉस हो जाना वो एक बराबर है। 18 सेंचुरी के अंदर वो बताता है कि किसी लैप डॉग का मर जाना, उसकी डेथ हो जाना, हस्बैंड की डेथ हो जाना एक बराबर है। लैप डॉग और हस्बैंड एक बराबर है। वर्जिनिटी, चेस्टी चली जाना और प्लस किसी पीस ऑफ क्रॉकरी का टूट जाना एक बराबर है। 18 सेंचुरी में छुप छुपा के जो मर्जी करते रहें कुछ नहीं होता, बट वंस यू आर एक्सपोज यू गॉट ट्रेजेडी, सोशल स्टेटस चला जाएगा। तो सब कुछ हो रहा था 18 सेंचुरी के अंदर। वो बताता है कि ये मेरी सेंचुरी के अंदर ये चीजें चल रही थी। बॉयज के साथ गर्ल, बॉयज एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, लवर जो है बाहर बग्गियां उन्होंने ली हुई हैं और वो डिफरेंट खूबसूरत बग्गियों के ऊपर खड़े हैं कि हमारी लवर जो है यहाँ से आए ताश खेल कर, और फिर वो इस बग्गी में बैठे, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी उसके साथ चली जाए और शराब पिए और एंजॉय करे और जहां मर्जी। ये 18 सेंचुरी में ये कुछ इंग्लैंड में हो रहा था। 18 सेंचुरी में लंदन के अंदर जो सोसाइटी थी वो इस तरह की थी कि हम तो अभी इस सोसाइटी में पहुंच के भी ऐसे यहाँ तक नहीं पहुंचे। तो 18 सेंचुरी के अंदर क्या है कि जो लवर बिलवर हैं वो इकट्ठे शराब पीते हैं और एंजॉय करते हैं, मतलब कोई रोकने वाला नहीं। लेडीज अंदर खेलने गई हैं, डांस करने गई हैं, बार में गई हैं, शराब पीने गई हैं, बाहर जो लवर खड़े हैं, लवर जो हैं बगियों पे बैठाते हैं और ले जाते हैं और वो सारा दिन एंजॉय करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। 18 सेंचुरी में लोग, अलेक्जेंडर पॉप कहता है कि इस तरह के थे। वो आपको अपनी सोसाइटी को रिवील करता है। जब हैम्पटन कोर्ट ये पहुंच जाते हैं, वहां पे एक लवर होता है, नाम है उसका बैरन। अब बैरन जब इसकी लॉक्स को देखता है, दोनों लॉक्स ऐसे लटक रही हैं, बड़ी खूबसूरत है, तो बैरन कहता है ये लॉक मुझे चाहिए हर सूरत। वहां उस वक्त असूल था, लवर क्या करते थे कि जो ब्यूटीफुल लेडी होती थी वो उसकी, जब उसे छोड़ के जाती या जो भी होता, तो वो कहते यार अपनी कोई बालों की निशानी या कोई तो दे दो मुझे ताकि वो मेरे पास रहे। वो अक्सर उसका हार सा बना के ना उसकी कलाई पे बांध लेते लोग, ये मेरी बिलवर की निशानी है। ये मतलब लोग लवर ऐसे करते थे। तो उसने कहा मैं इसकी लॉक जो है हमेशा संभाल के रखूंगा, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं लॉक्स, हमेशा इसे मैं किसी तरीके से हासिल करूंगा। वहां पे एक क्लेरिसा की एक स्पीच भी आती है। क्लेरिसा एक लेडी है जो स्पीच करती है। क्लेरिसा भी फ्रेंड है किसकी, ब्लिंडा की। तो वो उसे कहती है ये जो बड़ी खूबसूरत तुम लटें लेकर फिर रही हो, ये खूबसूरती, ये बनाओ सिंगार और ये चार्मिंग, ये दिलकशी, ये जाहो जलाल, ये सब मिट जाने वाला है, अगर रहने वाला करैक्टर है, आखिर इंसान करैक्टर के साथ रहता है। देयर प्रिटी आईज रोल चार्म